प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले लगातार वीडियो में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पे काफ़ी लंबी चर्चा की है और आज के वीडियो में हम इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है टेंस, और टेंस सीखने से पहले ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स आए, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखने के लिए, टेंस सीखने के लिए किसी ना किसी सेंटेंस की रचना करनी होगी, और सेंटेंस की रचना तभी होगी जब उसमें कोई ना कोई एक वर्ब्स होगी, क्योंकि बिना वर्ब की कोई सेंटेंस नहीं होता। तो आज हम इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ब के ऊपर चर्चा करते हैं। तो वर्ब, जिसे हम क्रिया, हिंदी में क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में जिसे हम वर्ब बोलते हैं, वो क्या होती है। जैसे क्रिया से ही पता चलता है, हिंदी का जो नाम है क्रिया, उसी से पता चलता है कि क्रिया, यहाँ कोई क्रिया हुई है, कोई कार्य हुआ है। तो हमारा इंग्लिश का कोई ऐसा मीनिंग, ऐसा कोई वर्ड जो हमें किसी कार्य की ओर दिखाता है। जैसे किसी मैदान में बहुत सारे खिलाड़ी हैं और वो खेल रहे हैं, वो कोई गेम खेल रहे हैं, तो खिलाड़ी हमारे नाउन हुए और मैदान भी एक नाउन हुआ, खेल भी हमारा नाउन हुआ, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं तो वो काम क्या है, वो एक क्रिया है। तो खेलना को इंग्लिश में प्ले कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास एक्शन होते हैं, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, और क्योंकि कोई भी प्राणी हो या कोई भी वस्तु हो, वो बिना किसी क्रिया के किसी भी समय रह नहीं सकती है। तो जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, चाहे हमें किसी पैसेज को लिखना हो, हमें किसी लेटर को लिखना हो, हमें किसी स्टोरी को लिखना हो, चाहे हमें किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो, हमें क्रियाओं का याद होना, क्रियाओं का आना बहुत जरूरी है। तो क्रिया का हिंदी में क्या अर्थ होता है? क्रिया का मतलब होता है कार्य, काम, गति। तो ये हम हिंदी में कह सकते हैं कि क्रिया को, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब कार्य, कोई काम, कोई गति। अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई काम करता है, कोई गति करता है, तो हम उसे क्रिया कहते हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। ए वर्ड दैट डिनोट्स द एक्शन ऑफ any person or thing। ऐसे कोई शब्द जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के कार्य को, एक्शन, या उसके वर्क को या उसके मूवमेंट को दर्शाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जैसे खेलना, कूदना, आना जाना, लेना देना, पढ़ना, सोना, खाना पीना, लौटना, ये सारे जो शब्द हमारे हिंदी के हैं, उन सब को हम इंग्लिश में क्रिया कहते हैं, और इंग्लिश में हम उनको वर्ब्स कहते हैं। अब क्योंकि टेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी है और हमें बहुत सारे वर्ब्स भी आने जरूरी हैं, तो अभी हम वर्ब्स की फॉर्म की ओर चले। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे जो एक्शन वर्ड जो होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। उसमें क्रियाएं हमारे जो है वो दो प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। उसमें एक है ट्रांजिटिव, वर्ब और एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी क्रियाएं, ए वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रियाएं जो सेंटेंस में अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ए वर्ब दैट does not take
ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये बेसिकली हमारी ग्रामर की एक परिभाषा है। कई बार ऐसी क्रियाएं जो ट्रांजिटिव हैं वो इंट्रांजिटिव के रूप में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और कई बार ऐसी क्रियाएं जो इंट्रांजिटिव होती हैं वो भी ट्रांजिटिव के रूप में इस्तेमाल होती हैं। तो इनमें प्योरली कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब इसका प्रयोग सेंटेंस में होता है तभी हम बता सकते हैं कि वो क्रिया ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो अब हम इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक, यहाँ पे रीड एक वर्ब है और ए बुक एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्रिया है वो ट्रांजिटिव हुई। और यहां देखिए राम लाफ्स, राम हंसता है। हंसना के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव है। जिस प्रकार से ये देखिए मदर कुक्स राइस इन किचन, मोनू is bathing in river। मोनू is bathing in river, मोनू नदी में नहा रहा है। तो नहाना एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और कुक के साथ राइस है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का हमारे लिए क्या उपयोग है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली चीजें हैं और ये हमारे जो एग्जाम के जो लेवल है उनसे ऊपर के स्तर की चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए इनका क्या यूज है वो ये देख रहा है कि एक्टिव पैसिव कैन बी ओनली इन ट्रांजिटिव, कि हमारे जो सब्जेक्ट सिलेबस में ज्यादातर हमारे एग्जाम्स में, जो हमारे स्कूल लेवल के एग्जाम में और हमारे कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम में जो एक्टिव पैसिव आते हैं वो केवल ट्रांजिटिव वर्ब में ही हो सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को ही एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है। एक्टिव पैसिव कांट बी इन इंट्रांजिटिव, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई एक्टिव पैसिव नहीं हो सकता। तो जब भी आगे जाकर हम एक्टिव पैसिव के टॉपिक को गहनता से अध्ययन करेंगे उस समय हम ये देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनका ही एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है, इंट्रांजिटिव का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता। ये इनमें अंतर होता है। बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स लेवल पे अंतर यही होता है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। और मैंने आपको यह बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब को कई बार इंट्रांजिटिव वर्ब में, इंट्रांजिटिव वर्ब्स को कई बार ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए मुख्य अंतर यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब को एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है और इंट्रांजिटिव को एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो अभी हमने ये देखा कि वर्ब्स क्या होती हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके मुख्य प्रकार क्या है। इसके अलावा भी वर्ब्स के कई प्रकार हैं, लेकिन वो हमारी जो कंपटीशन लेवल की जो एग्जाम है, जो स्कूल लेवल के एग्जाम में है, उनमें उनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, तो हम उन पे चर्चा नहीं करेंगे। अब हम वर्ब्स की मुख्य जो विशेषता है उस पर हम चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था कि जो नाउन जो हमारे होते हैं उनके सिंगुलर से प्लूरल बन सकते हैं, उनके जेंडर बन सकते हैं। और हमने पिछले वाले वीडियो में जो एडजेक्टिव का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि जो एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल नहीं हो सकता, एडजेक्टिव की कोई जेंडर नहीं हो सकता, एडजेक्टिव की डिग्री बन सकती है। तो ऐसी वो कौन सी विशेषता है जो हमारी वर्ब्स में पाई जाती है, हमारी जो क्रियाएं होती हैं उनमें ऐसी कौन सी विशेषता पाई जाती है।
क्योंकि वर्ब्स की हम न तो सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, वर्ब का न हम जेंडर बना सकते हैं, और न ही वर्ब्स की हम डिग्री बना सकते हैं। तो फिर हम वर्ब्स की क्या बना सकते हैं? वर्ब्स की हम बना सकते हैं फॉर्म्स। हम उसकी अलग अलग अवस्थाएं बना सकते हैं, हम उसकी फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म का मतलब होता है उसके अलग अलग रूप होते हैं। और क्योंकि वर्ब का सीधा संबंध हमारे टेंस से है, क्योंकि वर्ब का हमारा सीधा संबंध है वो टेंस से है, और टेंस में जो सेंटेंस है वो हमारे किस टेंस का है ये निर्धारित करने का काम सेंटेंस में वर्ब्स का ही होता है। जो हमारी क्रियाएं होती हैं उन्हीं का ये कार्य होता है कि वो ये बताती हैं कि सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो अलग अलग टेंस होते हैं, और टेंस का संबंध सीधा टाइम से है, तो टाइम भी अलग अलग हो सकते हैं। पुराना टाइम हो सकता है, आज का टाइम हो सकता है, भविष्य का टाइम हो सकता है। तो जिस प्रकार से टाइम की अवस्थाएं अलग होती हैं उसी प्रकार से टेंस की अवस्थाएं अलग हो सकती हैं। और जब टेंस की अवस्थाएं अलग हो सकती हैं, क्योंकि टेंस का काम टाइम से संबंधित है और टेंस बताने का काम क्रिया का है, तो क्रियाओं की अवस्थाएं भी अलग अलग हो सकती हैं। जिस प्रकार से हम हिंदी के दो तीन सेंटेंस देखते हैं और फिर इंग्लिश के सेंटेंसों को तुलनात्मक अध्ययन हम उनका करते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है। राम ने कल गेम खेला। राम आज शाम को खेलेगा। राम इस समय फुटबॉल खेल रहा है। राम फुटबॉल खेल चुका है। तो हमारे पास देखिए 5 जो सेंटेंस हैं वो हमारे पास लिखे हुए हैं, और हम उन पे चर्चा करते हैं, और उनको हमारे इंग्लिश के जो सेंटेंस हैं उनके साथ इनको अटैच करके हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे जो क्रियाएं हैं उनकी जो फॉर्म्स होती हैं उनको निर्धारित करते हैं। राम फुटबॉल खेलता है, इसके लास्ट में आया ता है, खेलता। राम ने कल गेम खेला, यहाँ क्या आया, खेलता। यहाँ क्या आया, खेला। राम आज शाम को खेलेगा, यहाँ क्या आया, खेलेगा। यहाँ क्या आया, खेल रहा। और यहाँ क्या आया, खेल चुका। तो जब हिंदी में हमारी जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग रूपों में आ सकती हैं। हमारे हिंदी भाषा में क्रियाएं जब, या जो हमारी क्रियाएं हैं, हमारे जो कार्य हैं वो अलग अलग दशाओं को दर्शाते हैं, तो अंग्रेजी में भी हमारी जो क्रियाएं जो वर्ब्स हैं वो अलग अलग दशाओं को यानी अलग अलग फॉर्म्स को दर्शाती हैं। राम फुटबॉल खेलता है, ये दर्शाता है कि फुटबॉल खेलना राम का कार्य है, ये उसकी आदत है, वह फुटबॉल खेलता है। तो ये देखिए खेलता है, ये इसकी सामान्य दशा को दर्शाता है। राम ने कल गेम खेला, राम ने कल गेम खेला, ये बताता है पुरानी दशा, ये बताता है कि कल का कार्य, ये कल के कार्य को दर्शाता है। राम शाम को फुटबॉल खेलेगा, ये भविष्य को दर्शाता है कि कार्य अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होगा। राम इस समय फुटबॉल खेल रहा है, ये वर्तमान को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, वर्तमान को दर्शाता है। ये अभी हमने चर्चा की, ये सामान्य परिस्थिति को दर्शाता है। राम फुटबॉल खेल चुका है, ये पूर्णता को, कार्य के पूर्णता को दर्शाता है कि कार्य पूरा हो चुका है। तो जब हमारी क्रियाएं अलग अलग दशाओं को, अलग अलग समय को, अलग अलग टेंस को दर्शाती हैं, तो उनकी अलग अलग फॉर्म्स हमारी हिंदी में भी होती हैं, तो ऐसी फॉर्म्स हमारे इंग्लिश में भी होती हैं। देखिए जैसे हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बार कर लेते हैं।
राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल, ये दर्शाता है कि राम का कार्य है फुटबॉल खेलना। राम की आदत है कि वो फुटबॉल खेलता है, वो एक फुटबॉल का खिलाड़ी है। ये उसकी जनरल एटीट्यूड को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? उसके जनरल एटीट्यूड को दर्शाता है। ये देखिए, जैसे राम प्लेड गेम यस्टरडे, यहां ये दर्शाता है कि कार्य आज नहीं कल हुआ था। कार्य आज नहीं कल हुआ था, ये पुरानी दशा को दर्शाता है। और ये देखिए, राम विल प्ले टुडे इवनिंग। टुडे इवनिंग, राम आज शाम को खेलेगा। ये भविष्य को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? फ्यूचर को दर्शाता है कि कार्य अभी हुआ नहीं है, आगे होगा। राम इस समय खेल रहा है। राम इज प्लेइंग एट दिस टाइम, ये दर्शाता है प्रेजेंट को, वर्तमान को। कि वर्तमान में राम क्या कर रहा है, ये उसके वर्तमान को दर्शाता है। और ये देखिए यहाँ पे, राम हैज प्लेड फुटबॉल। राम हैज प्लेड फुटबॉल, ये उसके परफेक्ट ऐसा दर्शाता है कि कार्य पूरा हो चुका है। तो जिस प्रकार से हमने हिंदी में बात की कि क्रियाएं की फॉर्म्स अलग अलग हो सकती है जो अलग अलग समय को दर्शाती हैं, तो ऐसे ही हमने इंग्लिश में देखा कि क्रियाएं अलग अलग होती हैं जो कि अलग अलग समय को दर्शाती हैं। अलग अलग समय मतलब अलग अलग टेंस को दर्शाती हैं। तो अभी हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्रिया क्या होती है। क्रिया कोई कार्य या काम या गति को दर्शाने वाला शब्द होता है और उसकी फॉर्म्स क्या होती है। क्रिया की जो फॉर्म्स होती हैं वो अलग अलग समय को दर्शाने वाली अवस्थाएं होती हैं। जिस प्रकार से इसमें जो अवस्था है वो जनरल बात को दर्शाती है, इसमें जो अवस्था है वो भूतकाल को पास्ट को दर्शाती है, इसमें जो दशा वो फ्यूचर को दर्शाती है, इसमें जो दशा है वो प्रेजेंट को दर्शाती है और इसमें जो दशा है वो परफेक्ट को दर्शाती है। अब देखिए हमारे क्या है कि जो जनरल हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जब हम नॉर्मली कक्षाओं में इंग्लिश पढ़ते हैं तो उनमें ये होता है कि हम ये कहते हैं कि कुछ क्रियाओं की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्रिया की एक तो क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, और एक क्रिया की होती है सेकंड फॉर्म, और एक क्रिया की होती है थर्ड फॉर्म, और एक क्रिया की होती है आईएनजी फॉर्म। ये हमारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए शब्द हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की सेकंड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया की आईएनजी फॉर्म, ये दर्शाता है। तो अब हमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इन्हें ग्रामेटिकली क्या कहा जाता है। तो ग्रामेटिकली जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट फॉर्म। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जब हम अपनी क्लासों में पढ़ते हैं तो उस समय हम इनको फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है। एक्चुअली इसको ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है। और ये जिसे हम सेकंड फॉर्म कहते हैं आम लाइफ में उसे पास्ट फॉर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म कहा जाता है। जिसे हम सामान्यतः थर्ड फॉर्म कहते हैं, जो कि हमारे परफेक्ट टेंसों में काम आती है, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। उसे कौन सी फॉर्म कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में, उसे ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इनके अलावा भी क्रियाओं की एक फॉर्म होती है और वो क्रिया की होती है बेस फॉर्म। वो क्या होती है? क्रिया की बेस फॉर्म।
जो हमारी क्रिया की जो बेस फॉर्म जो होती है, जो कि हमारे फ्यूचर टेंस में काम आती है, तो वो एक होती है क्रिया की मूल फॉर्म, बेस फॉर्म जो होती है हमारी मूल अवस्था, जो कि हम पढ़ते समय काम में लेते हैं। आप देखिए हमारी जो प्रेजेंट फॉर्म है वो दो होती है, एक हमारी वो जो ऐसी फॉर्म होती है जो सिंगुलर के लिए काम में आती है, और एक ऐसी फॉर्म होती है हमारी जो प्लूरल के लिए काम में आते हैं। सिंगुलर के लिए काम में आने वाले का नियम ये होता है कि उसमें ऐसे एस लग जाता है, और प्लूरल के लिए कोई ऐसे एस नहीं लगता। तो अभी हम बहुत सारी क्रियाओं को देखेंगे, उनके अलग अलग अवस्थाओं को देखेंगे कि उनकी क्या क्या फॉर्म होती हैं, उन पे अभी हम चर्चा करते हैं। तो अब हम वर्ब्स की जो फॉर्म्स हैं उन पे और गहनता से चर्चा कर लेते हैं, ताकि फिर हम आगे अपनी बहुत सारी जो वर्ब्स हैं उनकी ओर हम आगे बढ़े। तो किसी भी वर्ब की पहली जो फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? बेस फॉर्म होती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है बी, हमारी एक वर्ब होती है बी, बी यानी होना, उसकी बेस फॉर्म है बी। उसी प्रकार से हमारे पास एक वर्ब है हैव, उसकी बेस फॉर्म है हैव। और ऐसे हमारे पास एक डू है, हमारे पास एक वर्ब है, उसकी बेस फॉर्म है डू। ऐसे हमारे पास जो जनरली बहुत सारे हमारे काम में आने वाले वर्ब हैं, जैसे प्ले, गो, इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारी वर्ब हैं जो हमारे काम में आती हैं। तो ऐसे हम कोई हजारों के आसपास हम वर्ब ले सकते हैं। तो मैंने जो कॉमनली जो यूज होती है थोड़ी डिफरेंट है, बी, हैव, डू, प्ले, गो, टेक ऐसे लिए हैं। अब इनका यूज कहां होता है वो हम देख लेंगे बाद में। उसके बाद में होती है फर्स्ट फॉर्म। कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म। और ग्रेविटिकली हम उसे कौन सी फॉर्म कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। ग्रेविटिकली हम उसे कौन सी फॉर्म कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। तो जैसे गो की प्रेजेंट फॉर्म तीन होती हैं, इज, आर, एम। ये तीन अलग क्यों होती है? क्योंकि ये प्रेजेंट में अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग यूज होती हैं। तो हैव की हमारे पास प्रेजेंट टेंस में दो वर्ब होती हैं, हैव, हैज। क्या होती है? हैव, हैज, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। और ऐसे डू की हमारे पास दो है, डू, डज। इसी प्रकार से हमारे पास प्ले की दो है, प्ले, प्लेज। उसी प्रकार से हमारे पास गो की दो है, गो, गोज। टेक की हमारे पास दो है, टेक, टैक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म हुई। उसके बाद हमारे पास हुई सेकंड फॉर्म। कौन सी हुई? सेकंड फॉर्म, जिसे हम ग्रामेटिकली लैंग्वेज में हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। जैसे इज, आर, एम की जो पास्ट फॉर्म हुई वो हुई वाज, वर। क्या हुई? वाज, वर। डू की हमारे पास सेकंड फॉर्म हुई डिड। हमारे पास जो हैव है उसकी सेकंड फॉर्म हुई हमारे पास हैड। वैसे ही हमारे पास प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड। हमारे पास गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। क्या है? वेंट। और हमारे पास टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। तो ये हमारी सेकंड फॉर्म हुई। ये हमारी कौन सी फॉर्म हुई? सेकंड फॉर्म हुई। फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म हम जिसे बोलते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली लैंग्वेज में उसे हम पास्ट पार्टिसिपल, क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल हम बोलते हैं ग्रामेटिकली लैंग्वेज में। तो जो हमारे बी जो बेस फॉर्म थी उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो हुई हमारी बीन। क्या हुई? बीन। डू की हमारी थर्ड फॉर्म हुई डन। क्या हुई? डन। हैव की हमारे पास थर्ड फॉर्म हुई हैड। अब ये देखिए इसमें भी हैड है और इसमें भी हैड है, सेम है दोनों, तो कंफ्यूज ना हो।
प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, सेकंड में भी प्लेड है, थर्ड में भी प्लेड है। गो की थर्ड फॉर्म गोन, गो की थर्ड फॉर्म क्या हुई? गॉन। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। तो ये हमारी थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद हम जिसे अपनी सामान्य भाषा में आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रामेटिकली लैंग्वेज में उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो बी की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हुई बीइंग, और हैव की जो आईएनजी फॉर्म है वो हैविंग, क्या हुई? हैविंग। उसके बाद डू की हमारे पास आईएनजी फॉर्म डूइंग, प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग, और टेक की आईएनजी फॉर्म टेकिंग। तो ये हमारी इनकी फॉर्म हुई। अब हम इनका यूज देख लेते हैं। तो ये हमारी फॉर्म्स हुई, यहाँ पे बहुत सारी हमारी फॉर्म्स हो गई। अलग अलग जो क्रियाएं उनकी जो फॉर्म होती हैं वो इधर हो गई। और ये हमने यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं उनके एग्जांपल देख लिए। ऐसे हमारे पास हजारों वर्ब है, और हम कुछ तो इस वीडियो में और कुछ आगे वाले वीडियो में हम बहुत सारे वर्ब हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं, जो मुख्य मुख्य हमारे वर्ब्स हैं। और बाकी की वर्ब्स तो क्या है कि हमें याद ही करनी पड़ेगी, हम चर्चा खूब सारी करेंगे। अब देखिए हम इनका यूज देख लेते हैं कि इनका यूज कहाँ होता है, किस किस टेंस में किस किस वर्ब का यूज होता है। जो हमारी जो बेस फॉर्म होती है उसका यूज एक तो हमारे होता है फ्यूचर टेंस में, एक हमारा होता है इनका फ्यूचर सिंपल टेंस में। किस टेंस में? फ्यूचर सिंपल टेंस में। एक हमारा इनमें यूज होता है मॉडल्स में। किन में होता है? मॉडल्स में। जो हमारे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, कुड, ये जो हमारे मॉडल है जिनमें हमारा एक अलग वीडियो होगा, उनमें इनका यूज होता है। इसके अलावा इनका यूज इन्फिनिटिव, इनका यूज और कहां होता है? इन्फिनिटिव में होता है। इसके अलावा इनका यूज इंपेरेटिव, किसमें होता है? इंपेरेटिव में होता है। ये ऐसी कुछ इसमें दो चार बातें ऐसी हैं जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लेवल के ऊपर के लेवल की बातें हैं, लेकिन क्योंकि हमें अपने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करना है तो अभी हम इनकी चर्चा कर लेते हैं, और बार बार जैसे जैसे हमारे शब्द हमारे दिमाग में पड़ेंगे तो हमें इनके बारे में ज्यादा जानकारी होती रहेगी, इसलिए अभी हम उनको शामिल कर रहे हैं साथ ही साथ। क्योंकि जैसे इन्फिनिटिव है ये बच्चों के लिए एक बार नया हो सकता है, लेकिन क्योंकि आगे हमें अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना है तो हमें इनका ध्यान दे लेते हैं। इसके बाद में देखिए फर्स्ट फॉर्म, कि हमारे जो फर्स्ट फॉर्म है उनका यूज कहां होता है। फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट सिंपल में। किस टेंस में होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म का हमारा यूज होता है। और पास्ट सिंपल नेगेटिव, पास्ट सिंपल नेगेटिव, पॉजिटिव में नहीं, पास्ट सिंपल नेगेटिव में हमारा इनका यूज होता है। उसके बाद में हमारे जो सेकंड फॉर्म है उसका यूज कहां होता है? तो हमारा जो सेकंड फॉर्म है उसका यूज होता है पास्ट सिंपल पॉजिटिव में। पास्ट सिंपल जो टेंस हमारा जो 5वें नंबर का जो हमारा टेंस है उसमें होता है, उसमें भी केवल पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म। उसके बाद में हमारी जो थर्ड फॉर्म है उसका यूज किस टेंस में होता है? तो उसका प्रयोग हमारा होता है परफेक्ट टेंस में। अब परफेक्ट कौन से? तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों परफेक्ट। अकेला प्रेजेंट का नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में इसका यूज होता है।
उसके बाद में हमारी जो आईएनजी फॉर्म है उनका यूज होता है कंटिन्यूअस। किसमें होता है? कंटिन्यूअस में। सॉरी मैंने कंटिन्यूअस की स्पेलिंग में थोड़ा जल्दीबाजी कर दी। तो कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों में। उसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारे इन टेंसों में इनका प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि हमारे जो 12 में से जो 6 टेंस हैं उनमें हमारे आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है। हमारे थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट टेंस में होती है। ये तीनों जो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में काम में आती है। उसके बाद में हमारा जो सेकंड फॉर्म है वो केवल एक ही टेंस में और उसके भी केवल पॉजिटिव में काम में आती है। उसके बाद में हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट सिंपल में काम आती है और उसके बाद में हमारी जो बेस फॉर्म है वो फ्यूचर सिंपल में काम आती है और इसके अलावा वो मॉडल्स में काम आती है, इंपेरेटिव में काम आती है, इंफिनिटिव में काम आती है। तो 3 6 और 3 हो गए 9, ये 10 और ये 11 और ये 12। इस प्रकार से हमारे 12 टेंस होते हैं और 12 टेंस में हमने ये देखा कि किस टेंस में कौन से यूज होता है। अब हम इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए, आई सेल बाई ए न्यू कार। आई सेल बाई ए न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदूंगा, मैं एक नई कार खरीदूंगा। तो हमने इनके एग्जांपल देख लिए। इसके अलावा देखिए मॉडल्स में, वी शुड स्टडी इंग्लिश, वी शुड स्टडी इंग्लिश, वी शुड स्टडी इंग्लिश। इंफिनिटिव में देखिए टू स्टडी, पढ़ने के लिए, टू स्टडी, पढ़ने के लिए। ब्रिंग वाटर, पानी लाओ, ब्रिंग वाटर। तो ये हमने देखे फ्यूचर सिंपल, मॉडल, इंफिनिटिव और इंपेरेटिव में हमारी बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद में हमारी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल देखिए, मिस्टर सिंह इज ए टीचर, मिस्टर सिंह इज ए टीचर। कई बार बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ इज को देखकर वो कहते हैं कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। राम हैज ए हाउस, आई हैव ए कार, राम हैज ए हाउस। उसके बाद हमने देखा कि इसका यूज है वो पास्ट सिंपल में होता है और उसमें भी नेगेटिव में। द मैन डिड नॉट हंट द डियर, द मैन डिड नॉट हंट द डियर। तो अभी हमने देखा कि ये प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में भी विशेष रूप से केवल नेगेटिव में यूज होता है। फिर देखिए सेकंड फॉर्म जो कि केवल पास्ट सिंपल में होती है, द लॉयन किल्ड द डियर, ए किंग lived in a forest, एक जंगल में एक राजा रहता था, जंगल में राजा जंगल में रहता था। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे पास्ट जो फॉर्म है वो आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ बेस फॉर्म, यहाँ बेस फॉर्म, यहाँ भी बेस फॉर्म और यहाँ पर भी बेस फॉर्म। तो अभी हम इनके एग्जांपल देखते हैं। देखिए थर्ड फॉर्म
पास्ट सिंपल जिसको हम अपनी ग्रामर की भाषा में पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, उनके यूज देखिए। आई हैव टेकन टी, थोड़ी यहाँ जगह कम है इसलिए मैं सेंटेंस को थोड़ा छोटा लिख देता हूं। आई हैव टेकन टी, राम हैड स्टडीड इंग्लिश, राम स्टडीड, राम हैड स्टडीड इंग्लिश। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ये देखिए पास्ट परफेक्ट, और ये देखिए दे विल हैव रीच्ड दिल्ली, दे हैव रीच्ड दिल्ली, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो हमने देखा कि जो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हमारी तीसरी फॉर्म, जिसे हम अपनी अमूमन अपनी नॉर्मल भाषा में तीसरी फॉर्म जो बोलते हैं वो आती है। उसके बाद में देखिए यहाँ आईएनजी फॉर्म देखिए हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखिए यहाँ पे द rabbit is running fast, the rabbit is running fast, खरगोश तेजी से दौड़ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। The mouse was cutting the net, चूहा जाल काट रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। और ये देखिए We shall be playing a football match in the evening, हम शाम को एक फुटबॉल मैच खेल रहे होंगे। We shall be playing a football match in the evening। उसी प्रकार से देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस के जो एग्जांपल है, It has been raining, बरसात हो रही है, since morning, सुबह से बारिश हो रही है। They had been living in Jaipur since 2010, वो 2010 से जयपुर में रह रहे थे। They will have been reading English for 3 hours, वो 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो हमने जगह कम होने की वजह से सेंटेंस कम लिखे हैं। तो ये देखिए हमारे जो हमारे वर्ब्स हैं उनकी अलग अलग फॉर्म में एक बार दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ। बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जिसे हम अपनी ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म जिसे हम अपनी ग्रामर की भाषा में पास्ट फॉर्म बोलते हैं, थर्ड फॉर्म जिसे हम अपनी ग्रामर की भाषा में पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और आईएनजी फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। हमने इनके बहुत सारे वर्ब्स लिए हैं यहाँ पे, जो जगह हमारे पास थी उसमें थोड़ी सी लिए हैं हमने, और उनके एग्जांपल देखे हैं। उनके बाद उनकी यूज किस किस टेंस में और किस किस सेंटेंस में उनका यूज होता है वो हमने किया है, और हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो फ्यूचर सिंपल होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म काम आती है, मॉडल होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म काम आती है, इन्फिनिटिव में और इंपेरेटिव में फर्स्ट फॉर्म काम आती है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म में ज्यादा अंतर नहीं होता है। बेस फॉर्म में और फर्स्ट फॉर्म में ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि जैसे ये देखिए आप प्ले, और ये देखिए प्ले, गो, और ये देखिए गो, टेक टेक, डू डू, हैव, ये लगभग सेम होती है। इसलिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी कि वो फ्यूचर सिंपल में फर्स्ट फॉर्म का यूज मान लेते हैं, या मॉडल्स में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मॉडल में कभी भी फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता, मॉडल में बेस फॉर्म का यूज होता है।